कुछ घंटों बाद महल के एक गुप्त और सुरक्षित कक्ष में शौर्य की चेतना धीरे धीरे लौट रही थी। उसने आंखें खोलीं तो देखा कि मलिका कक्ष में थोड़ी दूरी पर खड़ी है। उसके चेहरे पर वही राजसी गरिमा और पुराना घमंड था। उसकी बाहें सीने पर बंधी थीं और नजरों में एक तीखी धार थी। शौर्य के लिए उसके दिल में जो फिक्र और अनकहा प्यार था, उसे उसने बड़ी चालाकी से अपनी राजसी कठोरता के पीछे छिपा लिया था। शौर्य थोड़ा संभलते हुए बिस्तर पर बैठा। उसका सिर अभी भी भारी था। उसने मलिका की तरफ देखा और भारी आवाज में पूछा, अखाड़े में बेहोश होने से पहले तुमने कहा था कि आर्या ने मेरी बंद यादों का ताला खोल दिया है। तुम्हें कैसे पता कि उस शीशी में क्या था? तुम आर्या को कैसे जानती हो मलिका? मलिका ने बिना कोई भाव बदले एक सर्द और बेपरवाह आवाज में जवाब दिया, तुमसे मिलने से पहले आर्या मुझे जंगल में मिली थी शौर्य। उसी ने मुझे मेरी ज्वालासील को तोड़ने का राज बताया था। शौर्य खामोश रह गया। आर्या का वह गुप्त कदम अब उसके सामने था। मतलब आर्या और मलिका का कनेक्शन शौर्य के मलिका से मिलने से पहले का था। मलिका ने झटके से मुड़कर दरवाजे की तरफ कदम बढ़ाए, मानो वो इस बारे में और कोई बात नहीं करना चाहती थी। अब इन पुरानी बातों का कोई मतलब नहीं है। दक्ष वो चाबी लेकर शून्य गुफाओं की तरफ भाग गया है। अपनी कुल्हाड़ी उठाओ शौर्य, हमें उसे रोकना होगा। मैं स्वर्ण साम्राज्य की असली शासिका हूं और मेरे राज्य में उस गद्दार की कोई जगह नहीं है। शौर्य ने अपनी सुनहरी कुल्हाड़ी को कसकर पकड़ लिया। आर्या का वो खेल और मलिका का वो राजसी एटीट्यूड दोनों अब उसे उस गुफा की तरफ खींच रहे थे जहां असली जंग होनी थी। शौर्य ने अपनी सुनहरी कुल्हाड़ी को कसकर पकड़ लिया। उस पुरानी याद का सच और मलिका का वो राजसी गर्व दोनों अब उसे उस गुफा की तरफ खींच रहे थे जहां असली जंग होनी थी। महल के गुप्त और अंधेरे रास्तों से होते हुए दोनों तेजी से बाहर निकले। रात का सन्नाटा गहरा हो चुका था, लेकिन उत्तरी दिशा में स्थित शून्य गुफाओं की तरफ से एक अजीब सी नीली और काली रोशनी आसमान की तरफ उठ रही थी। गुफाओं का अस्तर सक्रिय हो रहा है। मलिका ने चलते हुए अपनी तलवार म्यान से निकाली। उसकी आवाज में एक कुशल लीडर और रक्षक की कड़क थी। दक्ष ने चाबी का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। अगर वो दरवाजा पूरी तरह खुल गया तो अंदर की असीमित ऊर्जा इस पूरे साम्राज्य को निगल जाएगी। अखाड़े की भयंकर लड़ाई के बाद शौर्य का तत्व अस्तर अभी शुरुआती अवस्था में ही था। वज्र सुई के प्रहार के कारण उसकी शारीरिक ऊर्जा पूरी तरह वापस नहीं आई थी, लेकिन उसके खून में दौड़ता शेर का दूध उसे थकने नहीं दे रहा था। उसे मैं रोकूंगा, शौर्य ने अपनी कुल्हाड़ी को कंधे पर टिकाते हुए कहा। उसकी चाल में अब एक शिकारी जैसी खामोशी थी। दोनों ने तेज कदमों से जंगल का वो खतरनाक हिस्सा पार किया और शून्य गुफाओं के मुख्य द्वार पर पहुंच गए। वहां का नजारा रोंगटे खड़े कर देने वाला था। गुफा का द्वार दो विशाल काले उल्का पत्थरों से बना था, जिन पर प्राचीन मंत्र उकेरे गए थे। द्वार के ठीक बीचों बीच एक सांचा था, जिसमें दक्ष वो चमकती हुई चाबी फंसाकर उसे पूरी ताकत से घुमाने की कोशिश कर रहा था। उसके चारों तरफ उसके दर्जनों खूंखार छाया सैनिक पहरा दे रहे थे। रुक जाओ गद्दार, मलिका की गूंजती हुई आवाज ने वहां के सन्नाटे को चीर दिया। दक्ष ने झटके से पीछे मुड़कर देखा। मलिका अपने पूरे राजसी रौब के साथ वहां खड़ी थी। उसके चेहरे पर खौफ का कोई नामो निशान नहीं था। वो एक ऐसी रक्षक लग रही थी जो अपनी जमीन के लिए काल बन सकती थी। मलिका? दक्ष के चेहरे पर पहले हैरानी दिखी, पर फिर वो कुटिलता से हंसने लगा। तुम यहां आकर भी क्या उखाड़ लोगी? यह साम्राज्य अब मेरे कदमों में है। ये साम्राज्य किसी की बपौती नहीं है दक्ष, मलिका ने अपनी तलवार को जमीन पर ठोकते हुए सर्द आवाज में कहा। मेरा काम इस तख्त पर बैठना नहीं, बल्कि इस मिट्टी की रक्षा करना है, और मेरे रहते हुए तुम इस साम्राज्य को तबाह नहीं कर सकते। तभी शौर्य अंधेरे से निकलकर सामने आया। उसकी आंखों में तत्व अस्तर की शुरुआती नीली चमक सुलग रही थी। उसे जिंदा देखकर दक्ष के सैनिकों में एक सिहरन दौड़ गई। तुम्हारा खेल अखाड़े में ही खत्म हो गया था दक्ष, शौर्य की आवाज किसी भारी पत्थर के खिसकने जैसी थी। अब जो शुरू होगा वो मेरा न्याय है। दक्ष ने घबराहट में चाबी को पूरी ताकत से सांचे में घुमा दिया। गुफा के पत्थरों से एक गगनभेदी गूंज उठी और जमीन जोरों से कांपने लगी। दरवाजे के बीच एक दरार दिखने लगी थी। मारो इन्हें, टुकड़े कर दो इनके, दक्ष ने पागलों की तरह चीखते हुए अपने छाया सैनिकों को आदेश दिया और खुद खुलते हुए दरवाजे के पास खड़ा हो गया।
दर्जनों सैनिक अपने काले हथियारों के साथ शौर्य और मलिका की तरफ टूट पड़े। मलिका ने अपनी तलवार को हवा में घुमाया और शौर्य की तरफ देखे बिना ही पूरे राजसी गर्व से कहा, इन छाया सैनिकों को मैं काटती हूं, तुम उस गद्दार को उस दरवाजे के पार जाने से रोको। इतना कहते ही मलिका एक तूफान की तरह उन छाया सैनिकों पर टूट पड़ी। उसकी तलवार की धार पर स्वर्ण साम्राज्य का वो प्राचीन तेज चमक रहा था जो सिर्फ इस मिट्टी के सच्चे रक्षक के पास ही हो सकता था। छाया सैनिकों के काले हथियार जैसे ही मलिका की ओर बढ़े, उसने एक कुशल योद्धा की तरह अपनी जगह से छलांग लगाई और हवा में ही एक अर्धचंद्राकार वार किया। दो छाया सैनिकों के शरीर पलक झपकते ही दो हिस्सों में कटकर जमीन पर गिर पड़े। उनकी देह से खून के बजाय काला धुआं निकल रहा था। मलिका के चेहरे पर कोई शिकन नहीं थी। वो सत्ता के लिए लड़ने वाली कोई साधारण राजकुमारी नहीं थी, बल्कि वो स्वर्ण साम्राज्य की वो ढाल थी जिसे भेदना असंभव था। उसके हर वार में एक राजसी गरिमा और खौफनाक सटीकता थी। तुम भूल गए हो कि तुम किसकी जमीन पर खड़े हो। मलिका की आवाज जंगल के सन्नाटे में गूंजी और उसने अपनी तलवार से एक और सैनिक का सीना चीर दिया। दूसरी ओर शौर्य के कदम सीधे उस विशाल द्वार की ओर बढ़ रहे थे जहां दक्ष खड़ा था। शौर्य का शरीर अखाड़े की भयंकर लड़ाई के कारण अभी पूरी तरह से ठीक नहीं हुआ था। उसकी नसों में दौड़ती नीली ऊर्जा, जो उसका तत्व अस्तर शुरुआती रूप थी, रुक रुक कर चमक रही थी। लेकिन शौर्य की आंखों में जो आग थी, उसे किसी अस्तर की जरूरत नहीं थी। उसके भीतर उस शेर का दूध उबल रहा था जिसने उसकी मांसपेशियों को फौलाद बना दिया था। दक्ष ने जब देखा कि मलिका उसके सैनिकों को गाजर मूली की तरह काट रही है और शौर्य मौत बनकर उसकी ओर बढ़ रहा है, तो उसके चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगीं। उसने घबराहट में द्वार के सांचे में फंसी उस चमकती हुई चाबी को अपनी पूरी ताकत से घुमा दिया। क्रैंच, बूम! शून्य गुफाओं के उन काले उल्का पत्थरों से एक ऐसी भयानक आवाज निकली जैसे कोई सोया हुआ पहाड़ टूट रहा हो। दोनों पत्थरों के बीच की दरार अचानक चौड़ी हो गई और गुफा के अंदर से एक बर्फीली काली हवा का झोंका बाहर की ओर तेजी से निकला। उस हवा में सड़ांध थी, सदियों पुराने अंधकार की बदबू थी। उस काली हवा के झोंके ने जैसे ही बाहर खड़े छाया सैनिकों को छुआ, उनकी ताकत अचानक दोगुनी हो गई। उनकी आंखों में लाल अंगारे सुलगने लगे और उनके शरीर का आकार बढ़ने लगा। हा हा हा! दक्ष पागलों की तरह हंसने लगा। गुफा की दरार से निकलती काली ऊर्जा उसे भी अपने घेरे में ले रही थी। उसकी राजसी पोशाक अब काले धुएं में लिपट गई थी और उसकी आंखों की पुतलियां पूरी तरह काली हो चुकी थीं। तुम मुझे नहीं रोक सकते, शौर्य। शून्य गुफाओं की ताकत अब आजाद हो रही है। ये वो ताकत है जिसके सामने स्वर्ण साम्राज्य तो क्या, पूरी दुनिया घुटने टेकेगी। शौर्य के कदम नहीं रुके। उसने अपनी सुनहरी कुल्हाड़ी को दोनों हाथों से मजबूती से पकड़ा। ताकत जब गद्दारों के हाथ में आती है दक्ष, तो वो साम्राज्य नहीं, सिर्फ विनाश लाती है। और मैं उस विनाश को यहीं दफन करने आया हूं। शौर्य ने एक लंबी छलांग लगाई और अपनी कुल्हाड़ी को हवा में घुमाते हुए सीधे दक्ष के सिर पर वार किया। लेकिन दक्ष अब पहले वाला कमजोर राजकुमार नहीं रहा था। गुफा की काली ऊर्जा ने उसे एक अजीब सी फुर्ती दे दी थी। उसने अपने हाथ में एक काली तलवार प्रकट की और शौर्य के वार को बीच में ही रोक लिया। क्लैंग! सुनहरी कुल्हाड़ी और काली तलवार के टकराते ही एक भयंकर चिंगारी उठी। टकराव की गूंज इतनी तेज थी कि आसपास के पेड़ों की टहनियां टूटकर गिर पड़ीं। शौर्य का तत्व अस्तर शुरुआती था और उसकी ऊर्जा पूरी तरह से बहाल नहीं हुई थी, इसलिए इस टकराव के झटके से वो 2 कदम पीछे खिसक गया। उसके हाथों की नसों में दर्द की लहर दौड़ गई, लेकिन उसने अपनी कुल्हाड़ी की पकड़ ढीली नहीं होने दी। तुम्हारी ऊर्जा खत्म हो चुकी है, शौर्य, दक्ष ने कुटिलता से मुस्कुराते हुए कहा। उसकी काली तलवार से धुआं निकल रहा था। अखाड़े में तुमने जो भी किया वो तुम्हारी किस्मत थी, लेकिन यहां इन गुफाओं के सामने तुम्हारी वो शुरुआती ताकत मेरे आगे तिनके के समान है। दक्ष ने जोर से दहाड़ते हुए शौर्य पर ताबड़तोड़ हमले शुरू कर दिए। वो किसी साए की तरह तेज था। उसकी काली तलवार हवा को चीरते हुए शौर्य के सीने, उसके कंधों और उसके पैरों को निशाना बना रही थी। शौर्य अपनी कुल्हाड़ी से हर वार को रोक रहा था, लेकिन दक्ष की ताकत लगातार बढ़ती जा रही थी क्योंकि गुफा का दरवाजा धीरे धीरे और खुलता जा रहा था। उधर मलिका भी अब भारी दबाव महसूस कर रही थी।
छाया सैनिक, जो पहले एक ही वार में कट रहे थे, अब गुफा की काली ऊर्जा पीकर खूंखार दानव बन चुके थे। 4 विशाल छाया सैनिकों ने मल्लिका को चारों तरफ से घेर लिया। मल्लिका ने गहरी सांस ली। उसका राजसी गर्व किसी भी कीमत पर झुकने वाला नहीं था। उसने अपनी तलवार को जमीन से रगड़ा, जिससे एक तेज चिंगारी निकली। स्वर्ण साम्राज्य की मिट्टी कभी अपवित्र नहीं हो सकती, उसने दृढ़ता से कहा। उसने अपनी ऊर्जा को अपनी तलवार में केंद्रित किया और एक भयंकर चक्राकार प्रहार किया। तलवार की सुनहरी रोशनी ने उस काली ऊर्जा को चीर दिया और 2 सैनिकों के धड़ जमीन पर गिर गए। लेकिन बाकी के 2 सैनिकों ने मल्लिका के कंधे पर अपनी ढाल से जोरदार प्रहार किया। मल्लिका दर्द से कराह उठी और एक घुटने के बल जमीन पर गिर पड़ी। उसके कंधे से खून रिसने लगा। शौर्य की नजरों ने एक पल के लिए मल्लिका को गिरते हुए देखा। उसके सीने में एक अजीब सी आग भड़क उठी। वो वही लड़की थी जिसे उसने मौत की नदी से निकाला था और जो आज उसके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी थी। शौर्य किसी भी कीमत पर उसे या इस साम्राज्य को दक्ष के हाथों तबाह नहीं होने दे सकता था। दक्ष ने इस ध्यान भंग होने का फायदा उठाया। उसने अपनी काली तलवार से शौर्य के पेट पर एक तेज प्रहार किया। शौर्य समय रहते पीछे हटा, लेकिन तलवार की नोक ने उसके कवच को चीरते हुए उसकी त्वचा पर एक गहरा घाव दे दिया। शौर्य के मुंह से खून की एक बूंद छलक आई। तुम हार चुके हो, दक्ष ने अपनी तलवार को ऊपर उठाते हुए कहा। अब इस साम्राज्य का इतिहास मैं लिखूंगा। शौर्य ने अपने घाव पर हाथ रखा। खून गर्म था और तभी उसके भीतर सोई हुई वो पुरानी शक्ति जाग उठी। शेर के दूध का वो असर जो उसकी रगों में फौलाद बनकर बहता था, अब उसके तत्व अस्तर शुरुआती के साथ मिलने लगा। शौर्य की आंखों का रंग गहरा नीला हो गया। उसकी सुनहरी कुल्हाड़ी पर जो ऊर्जा अब तक धुंधली थी, वो अचानक एक भयंकर नीली आग में तब्दील हो गई। इतिहास गद्दार नहीं लिखते दक्ष। शौर्य की आवाज अब एक सामान्य इंसान की नहीं, बल्कि एक भयंकर शिकारी की थी। इतिहास वो लिखते हैं जो मौत की आंखों में आंखें डालकर वापस लौटते हैं। शौर्य जमीन पर पैर पटकते हुए एक रॉकेट की तरह आगे बढ़ा। उसकी गति इतनी तेज थी कि दक्ष को संभलने का मौका ही नहीं मिला। शौर्य ने अपनी कुल्हाड़ी को नीचे से ऊपर की तरफ पूरी ताकत से घुमाया। दक्ष ने अपनी काली तलवार से उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन शेर की उस असीम ताकत और तत्व स्तर के मेल के सामने उसकी तलवार कांच की तरह टूट गई। कुल्हाड़ी का पिछला भारी हिस्सा दक्ष के सीने पर जोर से लगा। दक्ष एक दर्दनाक चीख मारते हुए हवा में उछला और गुफा के काले उल्का पत्थरों से जा टकराया। उसके मुंह से काला खून निकल पड़ा और वो धड़ाम से जमीन पर गिर गया। उसकी पसलियां टूट चुकी थीं और गुफा से मिल रही उसकी काली ऊर्जा अचानक टूट गई। जैसे ही दक्ष की ऊर्जा टूटी, उधर मल्लिका को घेरे खड़े छाया सैनिक भी कमजोर पड़ने लगे। मल्लिका ने मौके का फायदा उठाया और अपने बचे हुए सैनिकों के सिर धड़ से अलग कर दिए। वो हाँफ रही थी, उसका कंधा खून से लथपथ था, लेकिन वो शान से खड़ी थी। उसने शौर्य की तरफ देखा। उसकी आंखों में एक अनकहा सम्मान और गर्व था कि उसका चुना हुआ रक्षक आज अजेय साबित हो रहा था। शौर्य धीरे धीरे चलते हुए उस गिरे हुए दक्ष के पास पहुंचा। दक्ष खांस रहा था, उसकी हालत खराब थी। उसने घबराकर पीछे खिसकने की कोशिश की। तुम इंसान नहीं हो, दक्ष खांसते हुए पीछे खिसका। शौर्य ने अपनी कुल्हाड़ी की नोक दक्ष की गर्दन के पास रख दी। तुमने सही कहा था दक्ष, मैं इस साम्राज्य का सिपाही नहीं हूं। मैं वो तूफान हूं जो तुम्हारे जैसे गद्दारों की जड़ें उखाड़ने के लिए ही बना है। दक्ष की आंखों में अब खौफ था, लेकिन तभी गुफा के अंदर से एक ऐसी गूंज उठी जिसने शौर्य और मल्लिका दोनों के रोंगटे खड़े कर दिए। वो गूंज किसी जानवर की नहीं थी, बल्कि ऐसा लग रहा था जैसे हजारों आत्माएं एक साथ रो रही हों। शौर्य ने देखा कि गुफा का दरवाजा, जो चाबी के कारण खुल रहा था, अब अपनी पूरी सीमा तक खुल चुका था। अंदर सिर्फ घना, अंधा कर देने वाला अंधेरा था, लेकिन उस अंधेरे के ठीक बीचों बीच 2 विशाल चमकती हुई लाल आंखें प्रकट हुईं। वो आंखें सीधे शौर्य को घूर रही थीं। गुफा के अंदर से एक भारी खुरदरी आवाज आई जिसने जमीन के कण-कण को कंपा दिया। रक्त की महक, सदियों बाद कोई मेरा दरवाजा पार करने आया है। दक्ष, जो जमीन पर पड़ा था, वो खौफ के मारे कांपने लगा। नहीं, ये तो महागुरु ने नहीं बताया था। अंदर तो सिर्फ शक्ति होनी चाहिए थी। दक्ष बड़बड़ाने लगा।
वो समझ गया था कि उसने शक्ति के लालच में एक ऐसी प्राचीन मौत को आज़ाद कर दिया है जिसे कोई नहीं रोक सकता। मलिका अपनी तलवार थामे हुए, लंगड़ाते हुए शौर्य के करीब आ खड़ी हुई। उसने गुफा के उस घने अंधेरे को देखा। शौर्य, मलिका की आवाज में पहली बार एक हल्की सी चिंता थी। ये शून्य गुफा की सिर्फ ऊर्जा नहीं है, ये कुछ और है, कोई प्राचीन रक्षक या कोई दानव। शौर्य की आंखों से नीली चमक अभी भी निकल रही थी। उसका तत्व अस्तर शुरुआती था, लेकिन उसका हौसला पहाड़ जैसा था। उसने अपनी कुल्हाड़ी की मूठ को और कसकर पकड़ा। जो भी हो मलिका, शौर्य ने गुफा की उन लाल आंखों में सीधे देखते हुए कहा, आज रात या तो ये दरवाज़ा हमेशा के लिए बंद होगा या फिर मैं। अंधेरे में छिपी उस विशाल आकृति ने एक कदम आगे बढ़ाया और उसके पैरों की धमक से पूरा स्वर्ण साम्राज्य कांप उठा। असली जंग, वो जंग जो शौर्य की नियति थी, अब शून्य गुफाओं की दहलीज पर शुरू होने वाली थी।